हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवास क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस यांत्रिकी। बार बार बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर के छात्र और इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के छात्र इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में हम टॉपिक का बात कर रहे हैं थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल्स की, पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोलों की। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस इन थिन स्फेरिकल सेल्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस इन थिन सिलिंड्रिकल सेल्स में। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस इन थिन स्फेरिकल सेल्स में। तो देखिएगा, जो स्फेरिकल सेल्स होते हैं, गोलीय खोल होते हैं, वो क्या होते हैं? अपनी एक्सिस पर सिमेट्रिक होते हैं, सममित होते हैं। क्योंकि खोल आपने देखा होगा, गोलीय खोल हम बात करें, गोले की बात कर रहे हैं, तो गोला क्या होता है? वो अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी वो अपनी एक्सिस के अबाउट चार तरफ इक्वल होता है ना। तो इसीलिए जो जनरली जो अगर इसके अंदर हम कोई फ्लूइड भरे प्रेशर पर, तो क्या होगा? इस फ्लूइड के कारण, उसके प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर के कारण वो अपने व्यास पर फटने की प्रवृत्ति रखता है। तो जो स्फेरिकल सेल्स होते हैं, स्फेरिकल सेल्स जनरली कहां पे फटते हैं? अपने व्यास पर फटने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो व्यास के अनुदेश फटने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम क्या करते हैं? हमें इसके अंदर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है, इसके लिए जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस होती हैं वो दोनों एक ही होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, क्योंकि ये हर एक्सिस पे सिमेट्रिक है। लंबाई हो चाहे इसमें, क्योंकि इसमें लंबाई होती नहीं, एक सर्कुलर गोला है, तो गोले के अंदर जो स्ट्रेसेस होंगी, सर्कमफ्रेंशियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, वो दोनों इक्वल होती हैं, दोनों एक ही होती हैं। तो देखिएगा, अगर हम इसकी स्ट्रेसेस को अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसके लिए करते हैं कि एक हम खोल पर विचार कर रहे हैं। खोल का हमने एक सेक्शन ले लिया है और उस सेक्शन में हमने माना कि एक पतली रिंग है, एक पतला छल्ला है जो PQRS है ना। और इस छल्ले को हमने कहा कि ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। जो रिंग है हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बना रही है, और वो रिंग जो है PQRS है। और रिंग की जो मोटाई है, रिंग की जो चौड़ाई है QR, देखिएगा ये रिंग की चौड़ाई, रिंग की चौड़ाई क्या है? वो हमारी केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण बनाती है। कि रिंग की चौड़ाई QR केंद्र पर माना डेल्टा थीटा कोण बनाती है, और जो रिंग है वो हमारी केंद्र से थीटा कोण पर है। तो अब देखिएगा, रिंग की त्रिज्या की अगर बात करें, देखिएगा रिंग की त्रिज्या, रिंग की रेडियस कौन सी होगी? ये, या फिर हम इसको कहेंगे रिंग की रेडियस OM के बराबर होगी। तो रिंग की रेडियस OM तो कितनी हो जाएगी? देखिएगा OM, ये हमें पता है, ये क्या है? इस खोल का त्रिज्या है, इस खोल की त्रिज्या है d/2, और ये कितना हो जाएगा? d/2, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा d/2 cos थीटा। क्लियर? उसके बाद रिंग की लंबाई की बात करें, तो रिंग की लंबाई बराबर हो जाएगी 2 पाई इंटू OM के, तो इज इक्वल टू 2 पाई इंटू d/2 cos थीटा के बराबर हो जाएगी। उसके बाद बात करें हम अगर रिंग की चौड़ाई की, रिंग की चौड़ाई QR कितनी हो जाएगी? देखो, ये QR रेडियस कितनी है? d/2, और एंगल कितना है? डेल्टा थीटा, क्योंकि चाप बराबर होता है त्रिज्या गुना कोण के। तो वही हमने निकाला है, क्योंकि QR एंगल है, डेल्टा थीटा एंगल है, और रेडियस जो है इसकी कितनी है? d/2, तो d/2 इंटू
डेल्टा थीटा। अब रिंग का सतही क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, का सतही क्षेत्रफल या रिंग के सरफेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई कितनी है, 2 पाई डी बाई टू कोस थीटा और इंटू चौड़ाई डी बाई टू डेल्टा थीटा हो गया। तो क्षेत्रफल जो आ गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 कोस थीटा डेल्टा थीटा के बराबर हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इस रिंग पर लगने वाला, देखो जो आंतरिक दाब के कारण रिंग पर त्रिज्या के अनुदिश लगने वाला बल कितना हो जाएगा, रिंग पर त्रिज्या के अनुदिश लगने वाला बल कितना हो जाएगा, प्रेशर P इंटू एरिया पाई बाई 2 डी स्क्वायर कोस थीटा डेल्टा थीटा। क्लियर कि जो बल होगा कितना है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर P है और सरफेस का जो एरिया है वो पाई बाई 2 डी स्क्वायर कोस थीटा डेल्टा थीटा के बराबर है। इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, इस बल के अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, P इंटू पाई बाई 2 डी स्क्वायर कोस थीटा डेल्टा थीटा इंटू ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो गोलीय खोल को काट एक्स एक्स पर फाड़ने के लिए उत्तरदायी बल या आवश्यक बल, सॉरी हम बात करें उत्तरदायी बल की, जो कितना बल उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा वो है, हमने मान लिया वो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और कितना हो जाएगा ये P इंटू पाई बाई 2 डी स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा डेल्टा थीटा के बराबर। यहां से थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, देखो जो कॉम्पोनेंट कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे, P पाई बाई 2 डी स्क्वायर, अंदर बचेगा 0 टू पाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लिमिट साइन थीटा। देखो इसको हम यहां से करते हैं, इसको पाई बाई 4 कर लेते हैं और ये हो जाएगा पाई बाई 4 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा डेल्टा थीटा के बराबर। आगे सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, अंदर हो जाएगा इसका इंटीग्रल जब होगा तो इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन और लिमिट 0 टू पाई बाई 2। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स P इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू P। तो जो बल आएगा, जो फाड़ने के लिए उत्तरदायी बल होगा वो होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू P के बराबर होगा। लेकिन है क्या, यदि गोलीय खोल की सतह पर प्रतिबल जो है F है, मान लिया जो गोलीय खोल है माना गोलीय खोल की सतह पर प्रतिबल F है, तो इस प्रतिबल F के कारण उत्पन्न प्रतिरोधी बल, इस प्रतिबल के कारण उत्पन्न प्रतिरोधी बल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा F इंटू पाई dt के बराबर हो जाएगा। लेकिन संतुलन के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में साम्यावस्था में क्या है कि हमें सिलेंडर को फटने से बचाना है, तो क्या होना चाहिए, ये वाला बल फटने के लिए उत्तरदायी बल और
प्रतिरोधी बल दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा जो सिलेंडर होगा वो फटने से बचेगा, तभी हमारा जो सेल होगा वो फटने से बचेगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर पी इज इक्वल टू एफ इंटू पाई डी टी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहां से एफ की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है, पी डी अपॉन 4t के बराबर होती है। तो ये क्या होता है, गोलीय खोल में उत्पन्न प्रतिबल, यानी जो स्फेरिकल सेल्स होते हैं, स्फेरिकल सेल्स में जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस होती हैं वो पीडी अपॉन 4t के बराबर होती हैं। तो डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि जो थिन सिलेंड्रिकल सेल थे, थिन सिलेंड्रिकल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस दोनों अलग अलग थी, लेकिन जब थिन स्फेरिकल सेल्स की बात की तो थिन स्फेरिकल सेल्स में जो दोनों स्ट्रेसेस थी वो हमारी इक्वल है और पीडी अपॉन 4t के बराबर होती हैं। ओके, थैंक यू।